नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। करीब 2 साल होने को आ गए हैं और 2 साल हो गए हैं लगभग, और हफ्ते में 3 बार या 2 बार मैं अपने वीडियोस डाल रही हूं और ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर अपनी राय रख रही हूं, अपने गुरुओं का मत रख रही हूं। जो सूत्र मुझको मेरे गुरुओं से मिले वो मैं आगे आप सबको समर्पित कर रही हूं। यही ज्ञान का सच्चा वितरण होता है, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज अपने गुरुओं से मिली और वो मैं स्वयं तक रख लूं तो ये ईमानदारी नहीं है। ये मैं अपने एक वीडियो में पहले भी कह चुकी हूं। तो ये जो मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा, इसको बनाने का उद्देश्य ही बस ये था कि ज्योतिष को जो मैंने जिस तरह से मैंने समझा है उस तरह से आपको समझाया जाए। पहला, एक सरल तरीके से, एक बहुत सरल तरीकों से, उदाहरणों के द्वारा एक आम आदमी को ज्योतिष समझाई जाए, जिससे कि उसको ये लगे कि ज्योतिष कठिन नहीं है। ज्योतिष तो हमारे जीवन का मतलब एक अंग बन जाना चाहिए, ना कि इससे कोई भय से आक्रांत होना चाहिए। तो मेरा प्रयास आम जनता के लिए ये है। दूसरा जो मेरा बड़ा उद्देश्य है वो ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए है, शोध जो करना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि ज्योतिष एक शोध का विषय है और जब तक इस पर आप लीक पीटने का काम करेंगे तब तक आप अच्छे ज्योतिषी कभी नहीं बन सकते। अपने गुरुओं से जहां से हो सके ज्ञान को इकट्ठा कीजिए, फिर उसको अपने जीवन में, अपने मित्रों के जीवन में अप्लाई कीजिए उन सूत्रों को, और फिर उन सूत्रों से अपने सिद्धांत बनाइए। इससे अलग ज्योतिष को सीखने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर जो भी सूत्र बताती हूँ या जो भी चीजें बताती हूँ वो मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की है। ये कहने में मुझको बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको जो भी बताती हूँ, मतलब जो सूत्र देती हूँ, वो तो बिल्कुल सही बात है कि मैं अपने गुरुओं के ही देती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छे गुरुओं की परंपरा से जुड़ी हूँ और बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है ज्योतिष में। इसलिए अब ये मेरे लिए बहुत नाइंसाफी होगी कि अगर मैं आपके साथ अपने वो सूत्र ना बांटूं। तो अगर आपको मेरे चैनल पर कोई ऐसी चीज सुनने को मिलती है जो आपने किसी वयोवृद्ध ज्योतिषी या बहुत किसी सीनियर ज्योतिषी से कहीं सुनी हो, तो आपको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैं उनकी सुनी हुई बात कह रही हूं। सच तो ये है कि मैं उनके सूत्रों से सीख कर आपको सिखा रही हूं। हाँ, जिस दिन मैं अपना सूत्र बताऊंगी उस दिन मैं यहाँ पर कहूंगी, बोलूंगी कि ये मेरा सूत्र है। जैसे अभी मैंने उच्च के बृहस्पति पर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने वहां पर कहा कि ये सूत्र मुझको कहां से मिला और उस पर फिर रिसर्च मैंने की। तो कई लोग इसमें इस तरह की बात को अगर खोजना आप चाहेंगे कि इसमें ये मैंने पहले सुना है, ये मैं पहले से जानता हूं, आप अवश्य जानते होंगे, क्योंकि किताबें तो वही है ना, शास्त्र तो वही है, सब लोग वही से पढ़कर आ रहे हैं। केवल और केवल आपका हमारा इंटरप्रिटेशन अलग है। तो आज ये जो मैंने इतनी सारी बात ज्योतिष के इंटरप्रिटेशन पर की है वो इसलिए की है क्योंकि आप लोग ज्योतिष को बस एक नजरिए से अभी तक देखते आए हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति आकर आपके नजरिए को छेड़ने का प्रयास करता है, उसको एक दूसरा शीशा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप लोग उसको नकारने लगते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि इतनी मेहनत करके तो ये सीखा है और आज इन्होंने कह दिया उच्च का बृहस्पति अच्छा नहीं होता। ये क्या बात हुई? समझ रहे हैं ना? तो जब तक आप ज्योतिष में चैलेंजेस नहीं लेंगे, जब तक आप ज्योतिष में सेट जो पैटर्न्स हैं उनको कई दृष्टिकोणों से नहीं जांचेंगे, तब तक आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। ना मैं अल्टीमेट हूं, ना कोई और है, सब इस ज्ञान की गंगा में बस गोते लगा रहे हैं।
मैंने भी कहीं से सीखा है, आप मुझसे सीखेंगे, फिर कहीं और से सीखेंगे और आप एक अपना मत बना लेंगे। इसी तरह ये ज्ञान जो है वो बढ़ता रहेगा, इसका वितरण होता रहेगा। आज मैं आपसे एक ज्योतिष के सबसे सेंसिटिव विषय पर बात करूंगी और वो है उपाय। उपाय पर मैं एक और वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही मैं कहूंगी कि बारीक उपायों की जो विवेचना है, उपाय किस तरह करने चाहिए, उपाय करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, उपायों को क्या उपायों से जिंदगी बदलती है, ये आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी मेरे पास आते हैं। तो आज उपायों की संपूर्ण विवेचना होगी, रेमेडीज को एनालाइज किया जाएगा कि रेमेडीज किस तरह से की जाती हैं, किस तरह से रेमेडीज करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सभी लोग ज्योतिषी के पास एक सॉल्यूशन पाने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी जो अप्रोच है वही गलत है। आप अगर जाते हैं ज्योतिषी के पास तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, उससे अपने जीवन को समझने का, एक रोड मैप लेने का। और जब आप केवल और केवल सॉल्यूशन मांगते हैं तो पता नहीं है आपको कि ज्योतिषी कितना ज्ञानी है, उसकी अपनी साधना ज्योतिष में कितनी है। तो उसके दिमाग में उस वक्त जो भी उपाय आएगा वो बता देगा और आप उसको करने लगेंगे। क्या आपको पता है कि ज्योतिष के उपायों का भी पूरा एक अध्ययन है। ऐसे ही हम किसी को कुछ भी नहीं बता देते। आज मैं वही विवेचना करूंगी कि उपाय किस तरह से होते हैं या किस तरह से सही उपाय किए जाते हैं। क्योंकि आप लोग, मैं तो हमेशा कहती हूं कि हजारों मील दूर बैठे ग्रहों को बदलने का प्रयास ना करें, प्रयास खुद को बदलने का करें। और अगर आप अपना माइंडसेट, आप अपने जीवन शैली को बदल लेते हैं, आप ग्रहों की भाषा में ही उन ग्रहों से बात करने लगते हैं, तो फिर वो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। अगर कोई ग्रह कह रहा है कि भाई आप मेहनत ज्यादा कीजिए, तो फिर आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसके उपाय से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो और कोई भाषा नहीं समझता। इसी तरह अगर कोई ग्रह कह रहा है कि आपको घर से दूर जाकर लाभ होगा, तो आप अपने घर में बैठकर कितने भी उपाय कर लीजिए, वो ग्रह लाभ नहीं देगा, क्योंकि वो और कोई भाषा नहीं समझता। समझना तो आपको ही ग्रहों की भाषा को पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूं कि स्वयं में बदलाव लाकर आप ग्रहों को बदल सकते हैं, जो कि श्री वीवी रमन साहब की किताब में एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि वाइज मैन रूल द प्लैनेट्स एंड फूल्स ओबे देम। तो बुद्धिमान बनिए और ग्रहों की भाषा समझकर उनको मैनिपुलेट कीजिए, उनके हिसाब से चलिए। देखिए, आपको कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका जो कार्मिक ऋणों का जो अनुबंध है, ऋणानुबंधन है, वो भी हल्का होगा। जब हम बहुत ज्यादा उपाय नहीं करते हैं तो हम अपने कर्मों को काटते हैं, और ये सर्वोत्तम तरीका है कर्म फल से निकलने का या कर्म फल को प्राप्त करने का। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को उपाय चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत उपाय नहीं करने चाहिए। और ये भी है कि कई बार आप लोग गलत उपाय कर लेते हैं। मतलब मैंने कहा ना, ज्योतिषी जो आपको उपाय बता रहा है उसकी साधना का क्या लेवल है ये आप नहीं जानते, और आप कोई भी उपाय बिना सोचे समझे करने लगते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि आप एक एक समय में 10-10 उपाय कर रहे हैं,
जो लोग भी इतने ज्यादा उपाय करते हैं उनका बृहस्पति अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको एक गुरु पर ट्रस्ट नहीं होता। जी हाँ, आप लोग जो 10-10, 20-20 उपाय और हर ज्योतिषी से मिल रहे हैं, हर से पूछ रहे हैं, आप लोगों का कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर है, तभी आप एक गुरु पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। चलिए एक टिप आप लोगों को दे दी। तो अगर अब आपको उपाय चाहिए ही, तो क्या ज्योतिषी सही उपाय दे सकता है? सबसे पहली बात ये कि हमारे जो ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं, वो 4 तत्वों में विभाजित हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। सबको पता होगा, आप सभी को पता होगा कि ये 4 तत्वों पर हमारी 12 राशियां बटी हुई हैं। 1, 5 और 9। मेष, सिंह और धनु अग्नि, ये ब्रह्मांड का अग्नि तत्व है। वृषभ, कन्या, मकर, ये ब्रह्मांड का पृथ्वी तत्व है। ये राशियां ब्रह्मांड के पृथ्वी तत्व में आती हैं। 3, 7, 11, 3, 7, 11, जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस, ये हमारी वायु तत्व राशियां हैं, एरी साइंस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4, 8 एंड 12, 4, 8 और 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये हमारी जल तत्व राशियां हैं। जिसको भी बेसिक ज्योतिष आती है उसको ये पता है कि ये इस तरह से ब्रह्मांड ने 4 तत्वों में राशियों को विभाजित किया है। तो पहली बात तो ये होती है कि आपकी कुंडली में ये जो तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये हमेशा आपस में त्रिकोण में पड़ते हैं। जैसे कि अगर मेष लग्न है तो 1, 5 और 9 आपका 1, 5 और 9 में ही पड़ेगा। आपस में ये लोग ट्रायंगल में होते हैं। इसी तरह 2, 6, 10 अगर वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो 2 लग्न होगी, आपका 6 5वें घर में पड़ेगा और मकर 9th हाउस में पड़ेगा। 3, 7, 11 में भी सेम है। यानी कि आपस में ये जो तत्व हैं ये एक दूसरे से त्रिकोण भावों में पड़ते हैं। भले ही आपकी कुंडली में, आज ये एक आपको नया सूत्र दे रही हूं, बहुतों को पता भी होगा, मैं कभी क्लेम नहीं करती कि मैं कुछ बहुत नया लाई हूं, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होगा। अगर आपका कोई ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में पड़ा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी दूसरा ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में होगा वो कहीं ना कहीं उस ग्रह के साथ ही है, ऐसा समझ लीजिए आप। माना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लग्न में वृषभ लग्न है और पृथ्वी तत्व है और आपके लग्न में शुक्र खुद विराजमान है और आपके 5वें घर में मंगल है, 9वें घर में शनि है, तो ये आप मान लीजिए कि ये तीनों ग्रह आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे साथ नहीं बैठे हैं लेकिन ये मिला जुला असर ही देंगे क्योंकि त्रिकोण एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैंने कहा ना कि ज्योतिष में जैसे जैसे आप गहरे जाते जाएंगे गंगा गहरी होती जाएगी। ये ऊपर ऊपर की बात हो गई कि मेष में है, अब तत्वों पर आ गई हूं मैं। तो यहां पर क्या देखना होगा कि शुक्र और शनि तो अपने अपनी अपनी राशियों में हो गए, लेकिन यहां पर जो ग्रह इस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है वो कौन है? वो मंगल है। क्योंकि मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठ गया है, अग्नि तत्व है और पृथ्वी तत्व में है। यानी कि शुक्र और शनि के प्रभावों पर मंगल का भी प्रभाव रहेगा। कोई दृष्टि नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन तत्व के साथ यानी कि जो एलिमेंट है
वो दूसरे एक एलिमेंट में पड़ी हुई सारे ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऐसा मान लीजिए। ऐसा होता है, आपको मानना नहीं है, ऐसा सूत्र है। इसी तरह से और सारे तत्वों को आप समझ लेंगे। देखने में वो अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ हैं। तो अब हमको देखना यह है कि भाई अगर किसी की वृषभ लग्न की कुंडली होगी और हमको अगर किसी ग्रह का उपाय करना होगा तो हम किसका करेंगे? मंगल का करेंगे, क्योंकि मंगल उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। मंगल एक आउटसाइडर है, यानी उस त्रिकोण में जो कि उनकी ट्रिनिटी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश है आपके त्रिकोण, उसमें एक नेगेटिव या फिर एक अलग जॉनर का प्लेनेट आकर बैठ गया है। तो हमको इसमें उपाय किसका करना होगा? मंगल का, टू बैलेंस द अर्दी एलिमेंट ऑफ योर हॉरोस्कोप। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो मंगल वृषभ के लिए 12वें घर के और 7वें घर के मालिक बनते हैं। इनका उपाय किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना आप? अब बात होगी कि उपाय किस तरह से बताए जाते हैं। तो आज आप लोग पेन पेपर ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अग्नि तत्व की राशि में है और वो मिसबिहेव कर रहा है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसी तरह अगर कोई भी ग्रह आपकी अग्नि तत्व राशि यानी एक जहां पर नंबर लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है, अगर वो आपका पीड़ित है या आपको कष्ट दे रहा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होता है अग्नि का उपाय, यानी कि आपको अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, यज्ञ, जिसको आप कहते हैं यज्ञ। पिछले समय में हमारे प्राचीन काल में यज्ञ का बहुत महत्व था और उसमें भी यज्ञ में जो लकड़ी यूज की जाएगी वो भी उस राशि के लिए जो पेड़ डेजिग्नेटेड है उसका ही उसकी लकड़ी होगी। उसमें उसी तरह की हर्ब्स डाली जाएंगी जो भी उस राशि के लिए होंगी। और तब और आपको एक और बात, वो यज्ञ आपको स्वयं करना होगा। मतलब ये बिल्कुल मत करें आप कि आपने किसी पंडित जी को पैसे दे दिए कि आप मेरे नाम का यज्ञ कर दो, होम कर दो। बिल्कुल भी इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आप यानी कि यज्ञ में वो लकड़ी जलेगी तो फिर उसका कुछ धुआं, कुछ एनर्जी निकलेगी। जब तक आप वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी का वो एलिमेंट जो है वो बैलेंस नहीं होगा। तो अग्नि तत्व राशियों में पड़े ग्रह अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्वयं यज्ञ करें। पंडित जी को बुला सकते हैं, लेकिन आपको यज्ञ में उपस्थित होना चाहिए। उस ग्रह की मंत्रों के साथ आहुति देना, उस साइन का, ये आपको लकड़ी भी डेजिग्नेटेड है, किसी वीडियो में शायद वो भी बताऊंगी, तो वो आप करके उस ग्रह के पॉजिटिव इंपैक्ट्स को पा सकते हैं। ठीक है। दूसरा आएगा पृथ्वी तत्व राशियां, यानी कि अर्दी साइंस जो हमारे होते हैं 2, 6 और 10। अगर कोई ग्रह इनमें बैठा है, केवल पृथ्वी तत्व राशियों में बैठे ग्रहों को में से अगर कोई आपके साथ ट्रबल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसका रत्न धारण किया जा सकता है। रत्न केवल और केवल पृथ्वी तत्व राशियों में बैठे ग्रहों को ठीक करने के लिए पहना जाता है। और इसमें भी क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा रत्नों, क्योंकि रत्न भी कहां से निकलते हैं? रत्न भी भूगर्भ से निकलते हैं। रत्नों के कहीं पेड़ नहीं है ना, रत्न भी जमीन से निकलते हैं। यानी कि जो भी चीज जमीन से निकली है वो आप धारण कर सकते हैं। इसी तरह से आप पेड़ों की जड़ें भी पहन सकते हैं। जैसे कि पुखराज है
तो कई बार मैंने लोगों को कहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप हल्दी की एक गांठ भी बांध सकते हैं, पुखराज के जैसा ही कुछ असर दे देगी, क्यों इतने पैसे खर्च करते हैं। इसी तरह सारे ग्रहों के लिए कुछ पेड़ हैं और उनकी जड़ें आप धारण कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं अभी आपको हर ग्रह के लिए कौन सी जड़ है ये नहीं बता पाऊंगी, किसी सेपरेट में जरूर बता दूंगी। यानी जमीन से निकले जो एलिमेंट हैं उनको आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पृथ्वी पर ही हैं। पृथ्वी तत्व राशि में ही ग्रह है, तो चाहे रत्न हो, चाहे जड़ी बूटी हो या जड़ हो, मूल हो, उसको आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो धातु भी धारण की जा सकती है, जैसे कि बृहस्पति के लिए आप सोना धारण कर सकते हैं। ये सब पृथ्वी के गर्भ से निकल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आऊंगी वायु तत्व राशि पर, यानी कोई ग्रह जो कि 3, 7, 11 जहां आपकी कुंडली में पड़ा है और वहां पर मिसबिहेव कर रहा है, इल इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा? तब आपको मंत्रों का जाप करना होगा, क्योंकि अब हम और कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल वायु, यानी हम अपनी वॉइस की जो एनर्जी है उसको वायु में, मतलब जब हम जोर से मंत्र बोलते हैं तो वो हमारे वातावरण में मिल जाता है और ऊपर चला जाता है, तब वो जाकर आपके उस ग्रह को ताकत देगा या उस ग्रह तक पहुंचेगा। तो वायु तत्व राशियों में बैठे ग्रहों के लिए मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई ग्रह वायु तत्व राशि में है, एयर साइन में है और आप उसका रत्न पहन रहे हैं, हो सकता है कि आप कहें कि इसका कोई खास असर नहीं हो रहा, ऐसा होता भी है। अब बात होगी कि चौथा है जल तत्व राशि। जल तत्व जो है वो काफी सेंसिटिव राशि होती है, मतलब यहां पर अगर ग्रह है तो फिर समझिए कि मतलब मामला थोड़ा सा कठिन है। तो अगर यहां पर कोई ग्रह है 4, 8 और 12 जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है 4, 8 और 12, वहां पर कोई ग्रह है और उसका आपके पंडित जी उपाय बताते हैं, तो वहां पर केवल और केवल दान किया जाना चाहिए। जल तत्व राशि में बैठे ग्रहों का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए कितनी बारीकी है उपाय में, और आप लोग चलते फिरते किसी से भी उपाय पूछकर करते रहते हैं। हाँ जी, पृथ्वी तत्व राशि में एक और है कि आप अनाज का भी दान कर सकते हैं, मतलब खाना बनाकर देना, चावल दे देना, गुड़ दे देना, जो भी है, जमीन से निकली हर चीज, यानी पृथ्वी तत्व में उपाय करना आसान हो जाता है। इसी तरह से अब मैं जल तत्व पर बात कर रही थी, तो जल तत्व में दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो कठिन कर्म है आपका, और वहां तो जब वो चीज आप दान करेंगे तब आपको उस ग्रह को अपने से अलग करना होगा, तभी आपके ग्रह जो है वो संतुलित होंगे, या तभी आपकी कुंडली का वाटर एलिमेंट जो है वो संतुलित होगा। अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है आपकी कुंडली में, कुछ खराब ग्रह बैठे हुए हैं आपके 4, 8, 12 में, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप पानी पीना शुरू कर दीजिए बहुत ज्यादा, तो आपका जो ग्रह है वो अच्छा हो जाएगा। और बाकी चीजों का जो भी ग्रह है उससे रिलेटेड आप दान करें। अब जैसे मंगल है तो मंगल का मसूर की दाल हो गई, तो आप इसका दान कर सकते हैं। बृहस्पति है जल तत्व में, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों का आप दान कर सकते हैं, आप सोने का भी दान कर सकते हैं, बट आपको दान करना है। और उस ग्रह का जो सबसे बड़ा कारकत्व होता है, मतलब उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है, उसी का आप दान करें तो अच्छा होगा। अब यहाँ पर एक बात और जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, एक बार फिर कहूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत गलत तरीके से ज्योतिष को समझकर अपने बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के 1, 5 और 9, 1, 5, 9 के लॉर्ड्स का कभी भी दान नहीं करना है। आप जाप कर सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं, आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आप इन 3 ग्रहों का जो भी मतलब 1, 5, 9 के लॉर्ड होंगे आपकी कुंडली के,
उनका कोई भी चीज का आप दान न करें, इससे आपके जीवन में बड़ी हानि संभावित होती है। क्योंकि अगर आप अपने शरीर का, अगर आप अपने संतान का, अगर आप अपने भाग्य का ही दान कर देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो 159 के चाहे ये कितने भी खराब स्थिति में क्यों ना बैठे हों, 8वें घर में बैठा है आपका लग्न का लॉर्ड, आपके पंडित जी कहते हैं इसका दान कर दीजिए, प्लीज डू नॉट डू। वैसे ही ग्रह कमजोर है, आपको बीमारी दे सकता है, दान कर देंगे तो आप अपने शरीर का क्षय कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो मेरा समझ आया होगा और उपायों की एक बारीक जो एक लाइन है वो भी आपको समझ आई होगी। यहाँ पर एक बात ऐड कर देती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उपाय नहीं बताती आप सबको, केवल ये कहती हूँ कि ईश्वर के आगे झुक जाइए। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो ये सब तरफ से आपका लाभ देती है। विष्णु सहस्त्र नाम आप करते हैं, आपको सब तरह से लाभ मिलता है। यानी कि ग्रहों के मंत्र चांटिंग जो है वो वायु तत्व राशियों में होगी, लेकिन ये जो हमारे रक्षा कवच हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा कवच, हनुमान चालीसा, ये आप किसी भी ग्रह के लिए कभी भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ऊपर वाले से अर्जी लगाएं, खुद को बदलें, उपाय कम से कम करें। धन्यवाद।